महाविद्यालय भैजू के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास आपकी बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी की है और इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। और फर्स्ट यूनिट में आज हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के अर्थ की, उसकी प्रकृति की। तो आज का वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान का। इससे पहले हमने शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के अर्थों को अलग अलग जाना था। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक साथ क्या अर्थ है और इसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई हमारे देश में। क्योंकि हमारा देश प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र बना रहा है और शिक्षण व्यवस्था की स्थापना हमारे देश में बहुत पहले हो गई थी। ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक कार्य हैं उनके अंदर हमारा देश शुरुआत से ही आगे रहा है। प्राचीन जैन ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक तत्वों का वर्णन उन ग्रंथों में दिया हुआ है, जैसे कि मांडा भूमि, खिड्डा भूमि, विमांसा भूमि, जुगूत भूमि, शेखा भूमि, पुनः भूमि। मानव ज्ञान विकास के विभिन्न सोपान उसके अंदर रहे हैं। मतलब ये विभिन्न जो है स्टेजेस हैं इंसान के मानव ज्ञान विकास के, और इनका जो अध्ययन है हमें जो है जैन ग्रंथों में होता है। इसके अलावा महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि मानव के विकास की उसके अंदर भी 10 अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे कि भूपा, जन्म, शैशव, बाल्यकाल, लड़कपन, पूर्व कैशोर्य, मध्य बुढ़ापा तथा मृत्यु। इसके अंदर विभक्त किया गया है। और जब हम अपने पुराणों, स्मृतियों और दर्शन में देखते हैं तो हमें मनोविज्ञान पर आधारित अनेक शिक्षण विधियों का हमें उल्लेख उसके अंदर मिलता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत से संवेगों के और मूल प्रवृत्तियों के बारे में पहले से ही उसके अंदर व्याख्या की गई है। प्राचीन काल में जो आचार्य गुरु हुआ करते थे वो सिर्फ मानव व्यवहार की समस्याओं से पूर्ण परिचित थे, और सिर्फ परिचित नहीं थे, वो शिक्षा के साथ उन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान भी साथ में किया करते थे, हल भी उनके बताया करते थे। अब हम बात करते हैं जो है बाकी दुनिया के बारे में। बाकी दुनिया में भी शिक्षा और मनोविज्ञान को कभी भी अलग नहीं समझा गया। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे दर्शन के रूप में हो चाहे और किसी रूप में। शिक्षा भी दर्शन का ही एक हिस्सा रहा है, ऐसे ही मनोविज्ञान भी दर्शन का ही एक हिस्सा रहा है। लेकिन जो लेखक हैं उनके अंदर मतभेद है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कब हुआ विषय के रूप में। कॉलेस्निक कहते हैं कि इस विज्ञान का प्रारंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों से माना है। उन्होंने माना है कि इसकी शुरुआत जो है यूनानी दार्शनिकों ने करी, और उसमें जो है वो प्लेटो को स्थान देते हैं। कॉल्सेनिक के अनुसार, उनके शब्दों में ही, मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांत में एक सिद्धांत प्लेटो का भी है। तो वो मानते हैं कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो प्लेटो के सिद्धांत से हुई है। तो सबसे पहला जो व्यवस्थित शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है वो प्लेटो ने दिया है। कॉल्सेनिक के विपरीत स्किनर महोदय का कहना है कि प्लेटो के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत नहीं हुई। प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु थे उनके समय में वो मानते हैं, और उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय में माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान बनाने में प्रयास किया। मतलब इसकी शुरुआत तो अरस्तु के समय में हो गई थी, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का जो रूप प्रदान किया यूरोप में वो पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से उसे ये दर्जा प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी
शिक्षा शास्त्री हुए हैं या दार्शनिक हुए हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्यों की जो प्रेरणा मिली है ज़्यादातरों को रूसों से प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया है, आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके अलावा कुछ आधुनिक जो है शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जैसे कि मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, और इसके अलावा जिन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया, और उन्होंने कहा भी कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह कैसे पढ़ाया जाए जानता है, मतलब उसे पता होता है कि किस तरीके से दूसरों को शिक्षा देनी है। इसके अलावा मनोविज्ञान की जो आधुनिक शाखा है, जो विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान बना है, इसकी उत्पत्ति जो है 19वीं ईस्वी में हुई है, 1900 ईस्वी में हुई है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा योगदान दिया अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि थॉर्नडाइक, जूड टर्मन, स्टैनले हॉल। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जिसकी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान जो है 1920 में स्पष्ट और निश्चित रूप से एक धारणा बना पाया। 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का निर्माण हुआ, और 1947 में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। इसलिए हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो पढ़ाने और सीखने से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। यह हम जान चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। मतलब जब हम शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित हैं। मतलब हम ऐसे अनुभव और व्यवहारों का जो है जब हमें ज्ञान हो जाता है और उनका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं मनोविज्ञान से उसका ज्ञान हासिल करके, तो वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिला है, शिक्षा और मनोविज्ञान, और इनके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब हो गया शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, मतलब ऐसा मनोविज्ञान जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। मतलब मनोविज्ञान का ये एक व्यवहारिक रूप है जिसके अंदर शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला हम इसे विज्ञान मानते हैं। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से है जो मानव संबंधी विज्ञान है और ग्रहण करता है। मतलब शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है इसलिए वो मानव से जुड़ी हुई है, और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार संबंधी विज्ञान है, और ये दोनों जो है शिक्षा मनोविज्ञान के हिस्सा हैं। इनके अर्थ का, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने कुछ तथ्य दिए हैं, और इनमें मुख्य तथ्य हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो मानव व्यवहार है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान पूरी तरीके से मानव व्यवहार के चारों ओर घूमता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान में खोज और निरीक्षण से जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं उनका संग्रह किया जाता है। इसके अलावा संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जाता है। मतलब मानव व्यवहार के बारे में जो भी हमें तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, जिनका हम निरीक्षण के द्वारा या खोज के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें सिद्धांत का रूप प्रदान शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसके अलावा शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये जो है अपनी स्वयं की जो है पद्धतियां बनाता है, अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन करता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करती हैं। मतलब ये जो है मनोविज्ञान के जो मतलब इनके जो सिद्धांत हैं वो शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों के लिए एक बेस तैयार कर देती हैं जिसके आधार पर हम जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं का, जिसमें स्किनर की परिभाषा है
जो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा से संबंधित सारे व्यवहार को सम्मिलित किया है और इंसान के व्यक्तित्व को भी इसके अंदर समाहित किया है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किस प्रकार सीखेगा और उनके सारे अनुभवों का वर्णन हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं। नॉल और अन्य कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। मतलब सामाजिक प्रक्रिया के कारण जो इंसान के अंदर परिवर्तन होते हैं या उसके व्यवहार में जितना भी जैसे भी निर्देशित किया जाता है, तो जब हम मानव व्यवहार का अध्ययन इस प्रकार करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आ जाता है। एलिस क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाली सारे सिद्धांत जो है उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सॉरे और टेलफोर्ड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। मतलब जो हम सीख रहे हैं उन सब का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से है और ये मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की खोज से विशेष रूप से संबंधित है। मतलब इसके अंदर ये मनोविज्ञान का ही अंग है शिक्षा मनोविज्ञान, और हम इसके अंदर उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं की खोज करते हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। जैसे कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान अपने आप में एक विज्ञान है और विज्ञान होने के नाते शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो भी वैज्ञानिक मानी जाती है और इसके अंदर विज्ञान की विभिन्न खोजों और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करते हैं और हम उपलब्धियों के बालकों की उपलब्धियों के बारे में भविष्यवाणी भी करते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक जो है विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण कर या परीक्षण कर उनके संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, उसी प्रकार जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नियमों का प्रतिपादन करते हैं। किस तरीके से शिक्षक को कक्षा में जो है पढ़ाना चाहिए, किन विशेष परिस्थितियों में किन सिद्धांतों का उपयोग कर वो बालकों के या छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, उन सब का अध्ययन जो है वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन करा जाता है, उनका विश्लेषण करा जाता है और उनके समाधान के लिए उपाय जो है इसके द्वारा खोजे जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है और इसके समर्थन में जो है कुछ विद्वानों ने अपने कथन कहे हैं, जिसमें सॉरे और टेलफोर्ड का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोजों के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है और इसलिए ये अपने आप में एक विज्ञान है क्योंकि ये विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर रहा है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि ये व्यवहार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मानव व्यवहार से संबंध में वैज्ञानिक विधि से निश्चित किए गए सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसके अंदर इसे व्यवहारिक विज्ञान इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है और मानव व्यवहार में ये वैज्ञानिक विधियों का और सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है और इसके अंदर उन तथ्यों के आधार पर सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक और कार्य और कारण के संबंधों पर बल देता है कि एक कार्य
क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या कारण है, इसका संबंध हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पता करते हैं। इसलिए निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया जाता है। इस कारण से ये कला की श्रेणी में भी आ जाता है। तो हम मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान और कला दोनों ही मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मानव के व्यवहार को परिष्कृत किया जा रहा है और अच्छा बनाया जा रहा है और मानव जीवन को सुखी बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जब हम किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा सुंदर बनाने लग जाते हैं और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं तो वो कला की श्रेणी में आ जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान के साथ साथ एक जो है कला भी है। इस प्रकार हमारा जो ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है उसका अर्थ, परिभाषा और प्रकृति समाप्त होते हैं। धन्यवाद।